हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रितिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। जीते इसके अंतर्गत दोस्तों हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग को पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का एक वीडियो इसके पहले आ चुका है दोस्तों। यदि आपने इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपने पहला वीडियो नहीं देखा द्विवेदी युग का, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे पहला वीडियो देखें, फिर क्रम से आप दूसरा वीडियो देखें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे समय ना बर्बाद करते हुए। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन थे? तो ये थे मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। कवि एवं छंद का प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न यूजीसी नेट में खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिए। मैथिली शरण जो गुप्त अपनी रचना किए थे वो हर गीतिका छंद में किए थे, हर गीतिका। और आप देखेंगे जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, हर गीतिका छंद में। हरिऔध, हरिऔध की जो रचना होती है किस छंद में होती थी? ये वर्णित छंद और उर्दू शैली के चौपदे में, चौपदे छंद में किए थे। अब आपको एक चीज़ और पता चला कि जो उर्दू का छंद होता है उसमें चौपदे छंद भी होता है, ठीक है। नाथूराम शर्मा शंकर जो है कि ये इनकी इनकी जो कविता हुई थी वो कवित्त में ही हुई थी। आपने घनानंद को रीतिकाल में देखा होगा कवित्त पे, और वैसे घनानंद दोआब की कवि है जहाँ पे रीति थोड़ा सा भक्ति को भी वो लेके चलते हैं, तो इसलिए अब देखेंगे उनका कवित्त, घनानंद का कवित्त बहुत प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में कवित्त नाथूराम शंकर शर्मा जी द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ से आपसे प्रश्न ऐसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। उधर कवित्त लिख रहे थे घनानंद, इधर लिख रहे हैं नाथूराम शर्मा शंकर। राय देवी प्रसाद पूर्ण कुंडलियां है इनकी। गोपाल शरण सिंह कवित्त सवैया है। अब आप देख रहे हैं इधर कवित्त था इनका, कवित्त सवैया भी हो गया। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उर्दू ब्रह्मों का ये उपयोग कर रहे थे। लाला भगवान दिन भी उर्दू ब्रह्मों का उपयोग कर रहे थे। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों, वंदनता में वधि परस्पर परता परता के अज्ञानी हों। ये देख रहे हैं पंक्ति श्रीधर पाठक की है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, भारत भारती में कहे हैं। मानते हैं जो कला को कला का के अर्थ ही, स्वार्थिनी कहते कला को व्यर्थ ही। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मैकाले के अंग्रेज खंड काव्य होरेसर, होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किए थे तो सत्यनारायण कविरत्न जी। भवभूति के दो नाटक हैं। पहला उत्तर रामचरित, दूसरा माधव मालती माधव। ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? तो सत्यनारायण कविरत्न जी। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। और समालोचना दर्श में, ये पत्रिका थी उस समय, समालोचना दर्श, उसी में इनका अनुवाद किए थे। जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। कविता कृत प्रिय प्रवास की भाषा है तो तत्सम प्रधानता। तत्सम का मतलब होता है तत् माने उसका, सम माने जैसा, उसके जैसा, मतलब संस्कृत से आई जो भाषा हिंदी में कन्वर्ट हुई उसे तत्सम भाषा कहते हैं। थोड़ी संस्कृत क्लिष्ट इनकी भाषा है। और आप देखेंगे जब छायावाद युग में आएंगे ना, निराला की भाषा संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, इनकी भाषा में तत्सम भाषा की प्रधानता है। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्र कवि कहलाए मैथिली शरण गुप्त। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। संदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। कितनी ऊंची बात है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा कही गई है, तभी तो ये राष्ट्र कवि हैं। हाय अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। कि इस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में किया था? तो मेघनाथ वध। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा था? हृदय का मधुर भार, हृदय का मधुर भार।
लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किए गए थे। किसने किया था? ये भी शुक्ल जी की रचना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप सिर्फ इनका साहित्य का इतिहास चिंतामणि भाग 1 चिंतामणि भाग 2 ही जानते होंगे, ये आप इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय है तो प्रकृति चित्रण। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना शीर्षक से ब्रजभाषा में किसने अनुवाद किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर। श्रीधर पाठक ने एकांत योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखी? तो ये थी लावनी। लावनी छंद का प्रयोग भारतेंदु जी किए थे और उन्हीं का ये देख रहे हैं, वहीं से ये ला रहे हैं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किसे माना? श्रीधर पाठक को। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। शुक्ल जी का एक कथन है और कितना मार्मिक है। आप देख रहे हैं जहाँ पे जनता को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया था, कहाँ पे किया था? कमेंट के माध्यम से बताइए किस युग में। वहीं पे शुक्ल जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी। और खूब उर्दू जो न होवे जनता। तो ये कथन कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान देंगे, नागरी प्रचारी सभा गृह प्रवेशोत्सव से यह कविता किसने पढ़ी थी? तो हरिओत जी ने। रूपो ध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबान नना तवंगिकल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कथा पुतली। पंक्ति की किसकी है? हरिओत की है। क्यों पले पीस कर किसे को, तू है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पाटना ही पेट, तुझसे पटी नहीं मेरी। ये भी पंक्ति किसकी है? तो हरिओत जी की है। नागरी तेरी यही दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्योंकि उसमें नागरी प्रचारणी सभा का जब स्थापना हुआ 1993 ईस्वी में, तो जो है कि प्रचारणी सभा का गठन हुआ, ये पत्रिका निकलना शुरू की और फिर उसमें हिंदी उर्दू का विवाद हुआ। आप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें साहित्य में मिलेंगी आपसे। तो उसी लिए महावीर प्रसाद किए थे। जो हिंदी भाषा थी वहाँ पे राज था अंग्रेजों का। उस समय जो है कि फारसी भाषा कर दिए थे कार्यालयों की, तो नगरी भाषा जो भारत की भाषा थी उसे दबा दिया गया था। तो फिर उसकी स्थापना हुई नागरी प्रचारणी सभा की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसी बात को यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नागरी तेरी यही दशा। और यहाँ कहाँ लिखे थे? अयोध्या विलाप इनकी पुस्तक थी, वहाँ पे पत्रिका थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं, श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी होमे विषाद मन माही अति उभारी। तो पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त कृत 2 महाकाव्य साकेत और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत की किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन मिलता है? 9वें या 10वें में। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता थी कलानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए चलना। शक्ति मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। गुप्त जी वास्तव में समाज सामंजस्यवादी कवि थे। कैसे कवि थे? सामंजस्यवादी। जो समाज उस समय की जो जनता चाहती थी उसको भी उन्होंने पिरोने का काम किया अपने साहित्य में। तो गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में घूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव, नवीन के प्रति उत्साह, मतलब जो चीजें पहले थी उनकी पूजा करते हुए नई चीजों को ग्रहण करना। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और किसके प्रति है? तो किसके? गुप्त जी की। गुप्त जी से मतलब मैथिली शरण गुप्त। वंदने तू भी तो भली, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी। यह भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। उपेक्षिता उर्मिला के साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित हुई? 3। हर्मिट गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांत योगी नाम से किए हैं। संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया है। कवि ने किया? तो गिरधर शर्मा नवरत्न जी। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया?
तो ये भी थे गिरधरदास नवरत्न। देख रहे हैं, माघ शिशुपाल वध की रचना है। माघ की रचना शिशुपाल वध है, उसका अनुवाद इन्होंने किया है। मृगी दृख दृख मोचन किसकी कविता है? तो लोचन प्रसाद पांडे की। नए मन का स्वागत, नवीन संत सत्कार, सत्तर का स्वागत आदि किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। इस गिरजा को छोड़ी ईसु गिरजा में जी जाए, पंक्ति किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं तेरा तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगर अगम में मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, पंक्ति किसकी है? लोचन प्रसाद शुक्ल की। लाला भगवान दीन किस नाम उपनाम से कविता लिखते थे? तो दीन, भगवान दीन, दीन नाम से लिखते थे। दलित कुसुमवन विहंगम आश्वासन किसकी कविता है? तो रूपनारायण पांडे की। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। न पर परिकाओं पर क्रियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वीकार्याओं के गतागत की पहेली बुझाने की। कथन किसका है? महावीर प्रसाद। मतलब जितनी चीज़ें हुई थी आप देखेंगे ना रीतिकाल में, उन सब चीज़ों को छोड़ने की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं यहाँ पे। तभी तो इन्हें जो है कि सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो, इसका श्रेय किसे है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है तो हेमंत है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में किए थे? तो ये किए थे मुसहास मुद्दो अजय इस्लाम मुसद्दद हालिस के अनुवाद किए थे। भारत दर्पण मुसस्सदे कैफी किसकी रचना थी? तो ये ब्रजमोहन दत्ता कैफी की रचना थी। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग थे? 12 थे। और 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक से लेख किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा क्या है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब आप एक बार थोड़ा सा देख लें, जहाँ पे गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे कहते हैं चंपू। काबा का करबला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा? मैथिली शरण गुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि थे। देखिए कितने लोगों ने उनको, और मैथिली शरण गुप्त तो अपना गुरु मानते थे मैथिली महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ये भी आप जाने, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। दूसरे कवि हैं नाथूराम शंकर शर्मा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गरा प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, इतने कवि थे जो मैथिली शरण गुप्त के कहने पे रचनाएं कर रहे थे। भारत प्रताप भानु उच्च उदयांचल से कोहरा कुबुद्धि का चिर हटता, पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आचार्य शुक्ल ने सिद्धार्थ पाठक के एक बाद स्वच्छंदवाद का दूसरा कवि किसे माना? तो रामनरेश त्रिपाठी को। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल 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 पलटती भेष छनिके छवि छिन धारती, ये भी पंक्ति श्रीधर पाठक की है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता है तो गुणंत हेमंत, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा के नोट डाउन कीजिए अपनी डायरी में। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, रामनरेश त्रिपाठी। मैं आर्यों का आदेश बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, मैथिली शरण गुप्त साकेत में कहे हैं। अनाथ किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, आगे चलिए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। सजे अभी साकेत बजे, हाँ जय का डंकारा रह न जाए, अब कहीं किसी रावण की लंका की, पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। द्विवेदी युग के किस कवि को हरगीतिका छंद का बादशाह कहा माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तिका है? तो रामविलास शर्मा की। पांडे बंधु कौन थे? तो यह देखिए, जिसका प्रश्न मैं ऊपर कर रही थी आपको आंसर मिल गया। लोचन प्रसाद पांडे मुकुटधर पांडे के बंधु थे।
ठीक है, भाई थे उनके। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। बंगला कवि माइकल मधुसूदन के प्रेम नादवध का काव्यानुवाद मैथिली शरण गुप्त किस नाम से किए थे, मधुप नाम से। महाकाव्य में दैत्यवंश के रचयिता कौन है, हरदयालु सिंह थे। रत्नाकर ने खड़ी बोली में किसकी रचना, कितने कवित्व लिखे, 2। अंग्रेजी राज को गुप्तचर विभाग ने मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया, भारत भारती। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का चुन चुनकर कविता कौमुदी में संकलन किया, तो रामनरेश त्रिपाठी। ये सब जो है कि जनता के कवि थे, एक तरीके से आप मानेंगे ना, जनता के कवि हैं। जनता की समस्या को, जनता की चीज़ों को, उस समय के जनता को उत्साह करना, देश की आज़ादी में लड़ाने के लिए, ये सारी जो है कि छल बल का इन्होंने उपयोग किया। ये जनता के चहेते कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया, तो रामनरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त, अब कहाँ भी इनका संकलन हुआ था, तो कविता कौमुदी में। मैथिली शरण गुप्त को किस कवि के आधार पर राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, भारत भारती के आधार पर। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया, श्रीधर पाठक को। धराधर धामन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया था, राय प्रसाद पुर ने। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान देश के वेदी पर करना होगा। देख रहे हैं कितनी बड़ी पंक्तियां हैं और कितने उत्साहित हैं। ये थे नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति। भैंसी भावनी है तब जेवा लागे करना, बढ़ गा छुटी बटुअन दूध दुहा न हाथन, धार न कबहु न दूहत माट टूटी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है ये। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम संकलनकर्ता कौन है, तो पद्यधर पाठक। मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसको हमने पहले आपको बता दिया था। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि व स्वच्छंद पंक्ति किसकी है, श्रीधर पाठक की। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लड़ी लाडी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार, पंक्ति किसके है, बाल मुकुंद गुप्त के। विक्टोरिया रानी पे भी इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। श्री शंभू के चिट्ठे पे इन्होंने बहुत अच्छा जो है कि समाज के प्रति इन्होंने लिखा है। प्रेम चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल करमत साल, पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त संकेत से ली हुई है। मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्ति कवि थे, राम भक्त के कवि थे, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कटुकर्ण कहा था, तो पदम सिंह शर्मा जी ने कह दे। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना, महावीर प्रसाद जी। लगभग अगर 10 परीक्षा होगी 8 में पूछा जाने वाला प्रश्न। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की प्रधानता की प्रवृत्ति थी तो राष्ट्रीय तथा द्विवेदी युग की काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मक। ये दोनों चीज़ जो है कि पूछी गई थी यूजीसी नेट 2021 के प्रश्नोत्तरी में, द्विवेदी युग की विशेषताएं, तो जिसमें कूट के माध्यम से दिया था राष्ट्रीयता इतिवृत्तात्मकता, यही 2 सही था। परिप्रवास का हरियोत ने पहले क्या नाम रखा था, ब्रजरंगना बिलाप। उसके बाद इसको 1914 ईस्वी में परिप्रवास कर दिए। हरियोध कृत परिप्रवास के नायक नायिका हैं राधा और कृष्ण हैं। हरियोध की काव्य कृतियाँ हैं, तो जल्दी जल्दी देखिए। रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वरिधि, प्रेम प्रसंग, प्रेमांधु, प्रेमाम बंधु, प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिप्रवास, कर्मवीर, ऋतु मुकुर, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चोखे चौबदे, वैदेही वनवास और चुभदे चौबदे, रसकलश। ये आपसे पूछा जाता है रसकलश किसकी रचना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ऐसी कोई एक रचना और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी है, ध्यान दीजिए। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध जी को। तारकवध महाकाव्य किसके रचयिता हैं, गिरिजादत्त शुक्ला। हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ हैं चुभते चौपदे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्यचंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, तो पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से ली गई है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुटिक कविताओं का संग्रह मानसी है। सकवे मुझसे कहकर जाते, पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से। साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या, कई बार देखिए आप पूछ रहे हैं ये साकेत क्या है, तो साकेत का मतलब है अयोध्या नगरी। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है उर्मिला का विरह व्यथा।
डॉक्टर नगेंद्र जी साकेत को किस प्रकार का काव्य माने, तो जीवनवादी काव्य माने हैं। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है, तो सामंजस्यवादी, जनता के बीच और समाज के बीच, दोनों के बीच सामंजस्य का स्थापना करने वाले। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता है, तो सत्यनारायण कविरत्न। साकेत के अनुकरण पर रचित साकेत संत के रचयिता कौन है, तो बलदेव प्रसाद मिश्र। अधिकांश कवियों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे एकार्थ काव्य माना है। खड़ी बोली ब्रज के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थन। एक व्यक्ति ने धृत आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस पुस्तक की बहुत सी गंदी आलोचना की थी, कविता कलाप। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है, तो हरदयाल सिंह का है। गद्य पद्य की भाषा का संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांत किसकी प्रभावित थे, तो वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, आगे चलिए। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति में जोधपुर से एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है, तो विकट भट्ट में। मैथिली शरण गुप्त की रचना कृति राजपूतानी की कथा है, रंग में भंग। अपने किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है, तो गुरुकुल में। अपने किस काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है, तो जय भारत में। ध्यान देने की जरूरत है। चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी, किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की। कहाँ कहे हैं, झंकार कविता में। मैथिली शरण गुप्त ने रहस्यवादी गीतों का संकलन किया, तो झंकार में। वैताली किसकी रचना है, महावीर मैथिली शरण गुप्त की। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, अश्लीलता और जोश पर बल दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अश्लीलता बहुत ज़्यादा थी, देखेंगे आप तो रीतिकाल में, तो वही उसका विरोध किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का द्रुत विरोध किस युग में हुआ, तथा नैतिकता का महत्व दिया गया द्विवेदी युग में। स्वर्णी वीड़ा किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की। अभी कुछ पंक्तियां फटाफट आप देखें। सुरम्य रूपे रस रास रन जिते, विचित्र वर्णा भरड़े कहाँ गई, अलौकिक का आनंद विधायनी, महा कविंद्र कांते कवित अहो कहाँ, पंक्ति किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता की प्रति से ली गई है। बहुजन वन में है वने रिच वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर रसे, पंक्ति किसकी है, तो ये भी थे मैथिली शरण गुप्त की, साकेत में। और ये किस युग के कवि हैं, ध्यान दीजिए, ये छाया युग के कवि हैं। अब आ गया छाया युग दोस्तों। तो छायावाद को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो क्योंकि आपको यदि अलग अलग पढ़ना हो, जैसे आपने सबसे पहले भारतेंदु युग पढ़ा, फिर आप पढ़ लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, फिर आप पढ़ेंगे छायावाद युग। तो हमारा मतलब है कि अलग अलग वीडियो में हम डालें, ताकि जो टॉपिक आपको चाहिए आप उसे खोज कर तुरंत निकाल लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो व्याख्यान आपको अच्छा लगा हो, यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीख पाए हों, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे उत्साह वर्धन के लिए, ताकि मैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो बनाती रहूं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।